ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो ये सब जब जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग, ठीक है। भारत के भविष्य में निवेश का समय, ये आप देखेंगे बीते कुछ दशकों में भारत के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों ने बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश जाने की वरीयता दी है। विशेष रूप से अमेरिका आप देखेंगे इन प्रतिभाओं की प्राथमिकता में होता है। चूंकि अमेरिका में विदेशियों की आवक पर अंकुश के उपाय शुरू हो गए हैं, इसलिए भारत को इन लोगों के लिए देश में ही उचित अवसर तैयार कर इस रुझान को पलटने का अनूठा मौका है। अमेरिका में H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की राह कठिन करने की तैयारी हो रही है, तो विदेश में सबसे बसे भारतीय भी स्वदेश वापसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं, बशर्ते उन्हें यहाँ अनुकूल आर्थिक अवसरों के साथ ही एक अच्छा रहन सहन मिल सके। अब उन परिस्थितियों को हमें देखना होगा, उन कारणों को देखना होगा जिन वजह से हमारे यहाँ से लोग विदेश जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में अनुकूल आर्थिक अवसर नहीं है, देश में पहले की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक मौके बने हुए। अपनी किताब इंडिया @100 में मैंने विस्तार से इसका उल्लेख भी किया है कि डॉलर के लिहाज से भारत की जीडीपी में सालाना 12% तक की दर से वृद्धि करने की संभावनाएं हैं। और किसी अर्थव्यवस्था में पेशेवरों का वेतन औसत जीडीपी विकास दर की तुलना में 25% की दर से बढ़ता है, और इसका अर्थ है कि जीडीपी 12% बढ़ेगी तो पेशेवरों का वेतन 15% सालाना की दर से बढ़ेगा। और इस 15% बढ़ोतरी के लिहाज से देखें तो हर 5 साल में वेतन दोगुना हो जाएगा। औसतन 40 साल के करियर में ऐसी बढ़ोतरी 8 बार मानकर चलें तो भारत में अपना करियर शुरू करने वाले पेशेवरों का वेतन डॉलर के संदर्भ में करीब 250 गुना हो जाएगा। इसके उलट अमेरिका की स्थिति देखें तो वहां जीडीपी विकास दर 5% कम होने से पेशेवरों का वेतन करीब 6.25% की दर से बढ़ेगा। वही 6.5% की रफ्तार से वेतन में हर 12 साल बाद ही वह दोगुना हो पाएगा, यानी 40 साल के करियर में करीब 3 बार ही तनख्वाह दोगुनी होगी। समूचे करियर में केवल 10 गुना बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इस तरह देखा जाए तो अगर भारत में शुरुआती तनख्वाह डॉलर के लिहाज से अमेरिका की चौथाई भी हो, तब भी अपने पूरे करियर में भारत में कमाने वाला पेशेवर डॉलर के हिसाब से अमेरिका से कहीं अधिक कमाई करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त भारत में अपना काम और बच्चों की परवरिश पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि घरेलू कार्यों के लिए मदद अपेक्षाकृत आसान होती है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी सुविधा बहुत मुश्किल होने के साथ ही अत्यंत महंगी भी है। निस्संदेह ये परिस्थितियां भारत को लेकर एक संभावनाशील परिवर्तन परिदृश्य का निर्माण करती है, पर इसका लाभ उठाने के लिए भारत को शहरों में जीवन शैली बेहतर बनानी होगी। तमाम लोग भारत वापस आने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि यहाँ शहरी ढांचा कमजोर है, शहर में समय से अधिक लगता है और सफर में समय अधिक लगता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि वे शहरों को रहने के लिहाज से अनुकूल बनाए, ताकि अधिक से अधिक भारतीय प्रतिभाओं को स्वदेश वापसी हो सके। अब दिल्ली का हाल देख लीजिए, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। खासतौर से शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगने वाला समय बहुत दुखदायी हो जाता है। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में किफायती हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने पर विचार किया जा सकता है, जो प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों को जोड़ सके। पर्वतीय स्थलों, विशेषकर तीर्थ स्थलों पर रोपवे जैसी व्यवस्था भी शहरों के भीड़ वाले इलाकों में उपयोगी हो सकती है। किफायती होने के साथ ही इसमें जगह की भी जरूरत कम पड़ती है। क्या पड़ती है? कम पड़ती है। और आप देखते हैं कि इसके अलावा ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए दफ्तरों के समय को भी लचीला बनाया जा सकता है। कंपनियां 3 शिफ्ट की तरह की पहल कर सकती हैं, एक सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। और इससे ट्रैफिक का दबाव समय पर बढ़ जाएगा और आवाजाही सुगम होगी। वायु प्रदूषण भी पेशेवरों की स्वदेश वापसी में बड़ा अवरोधक है। दिल्ली और बेंगलोर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। और अब देखिए, प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत और उत्पादकता पर पड़ता है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों को बीजिंग जैसे शहरों के अनुभवों से सीख लेते हुए सख्त कदम उठाने होंगे। निजी क्षेत्र भी प्रदूषण घटाने वाली तकनीकों में निवेश करे, जैसे इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उद्योग में एमिशन कंट्रोल सिस्टम और एडवांस एयर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए स्वच्छ शहरों की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। और इसी तरह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। ऐसे में हरित ऊर्जा को अपनाने पर जोर दिया जाए और उसके प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी दी जा सकती है,
शहरों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, ऊंची इमारतों पर वर्टिकल गार्डन, ग्रीन कॉरिडोर बनाना भी प्रदूषण घटाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मददगार होंगे। सार्वजनिक परिवहन को उन्नत बनाने और सीवरेज एवं कचरा प्रबंधन में आधुनिक तौर तरीके अपनाना भी समय की आवश्यकता हो गई है। और बढ़ती शहरी आबादी के लिए किफायती आवास सुविधाओं का विकास भी उतना ही आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के पास ब्रेन डेड यानी प्रतिभा पलायन के रुझान को पलटने के का स्वर्ण अवसर है। विदेश में रहने वाले बहुत से स्किल्ड प्रोफेशनल विभिन्न कारणों से स्वदेश वापसी के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि इसे संभव बनाने के लिए केवल आर्थिक अवसर ही नहीं बल्कि जीवन स्तर के पहलू भी निर्णायक होंगे। अगर सरकारें शहरों में सफर का समय घटाने, प्रदूषण से लड़ने और शहरी ढांचा बेहतर बनाने के प्रयास करें तो भारत के बड़े शहर वैश्विक प्रतिभाओं को लुभाने के केंद्र बन सकते हैं। यह केवल शहरों में निवेश नहीं है बल्कि भारत के भविष्य में निवेश होगा। लेखक IMF के कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनकी पुस्तक इंडिया @ 100 हाल ही में प्रकाशित हुई, इनका नाम है क्या? इनका नाम है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। अभी आपने देखा है वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में आया है ना, उसके बाद कितना हंगामा हुआ, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। तो भारत के धार्मिक और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के विविधतापूर्ण ताने बाने में वक्फ बोर्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन यह है अब तक पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। इस्लामिक आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से समाई हुई यह वैधानिक इकाई भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि अपनी समृद्ध विरासत और विशाल भूमि संपत्तियों के बावजूद वक्फ अक्षमताओं को प्रबंधन और पारदर्शिता की कमी की वजह से पिछड़ गया है। यह वास्तव में विरोधाभासी है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व वाली इकाई के रूप में वक्फ एक ऐसी समुदाय की देखरेख करता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, सामाजिक आदि आर्थिक उत्थान के मुद्दे से जूझ रहा है। सदियों पहले स्थापित वक्फ का मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालयों, अन्य या आप देखिए परोपकारी संस्थानों की स्थापना और देखरेख करना था। यह चिंता का विषय है कि इतना विशाल संसाधन का आधार होने के बावजूद इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड में सुधार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में व्यापक रूप से यह सहमति बन चुकी है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। वक्फ बोर्ड की अक्षमताओं के कारण इन संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाया। कई संरक्षकों की अयोग्यता के चलते वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ने अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। मौजूदा वक्फ व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए आप प्रचलित किराया नीति है, और इनमें से कई संपत्तियां दशकों पहले 1950 तय की गई दरों पर किराया दर पर दी गई है। न केवल ये किराया आज की बाजार दर से बेहद कम है, बल्कि यह मामूली किराया भी है, नियमित रूप से नहीं वसूला जाता। यह स्थिति वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और बर्बादी के कारणों से और भी जटिल हो गई है, जिसने संभावित राजस्व को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और जिनका उपयोग समुदाय कल्याण के लिए किया जा सकता था। इसका उल्लेखनीय उदाहरण जयपुर शहर की एक केंद्रीय और बेहद प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट है, जिसे AMI रोड के रूप में भी जाना जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि AMI का मतलब मिर्जा इस्माइल रोड है। जयपुर में AMI रोड पर स्थित कुछ संपत्तियां सामुदायिक और धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड को दान कर दी गई। बोर्ड इन संपत्तियों को किराए पर दे सकता है, लेकिन किसी को बेच नहीं सकता है। AMI रोड पर 100 वर्ग फीट से लेकर 400 वर्ग फीट तक की कई ऐसी व्यवसायिक संपत्तियां हैं जिनका किराया 300 रुपये प्रति माह है। किराया नीति अद्यतन होने पर इनका किराया 25,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं जिनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया कि वक्फ अपनी संपत्तियों से सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय का सृजन कर सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या 8.72 लाख से अधिक है। आज मुद्रास्फीति और संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए संभावित आय सालाना 20,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। फिर भी इसका वास्तविक राजस्व 200 करोड़ रुपए ही है, और इसमें हमें भारतीय मुसलमानों के रूप में कल्याण की अपनी समझ को व्यापक बनाना चाहिए। कल्याण का मतलब मुफ्त खस्ताहाल संस्था नहीं, जो खुद को बनाए रखने के लिए आप देखिए संघर्ष करते हैं। इसके वजह हमें ऐसे संस्थानों के निर्माण की आकांक्षा करनी चाहिए जो आत्मनिर्भर हों, समावेशी हों तथा ऐसे उच्च मानकों वाले हों कि वे सभी के लिए आकांक्षापूर्ण बन जाएं। वास्तव में वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों, केंद्रीय वक्फ परिषद के शासन और प्रशासन में सुधार करके एक अधिक जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था कायम करना चाहिए, और जिससे मुस्लिम समुदाय की बेहतर सेवा हो सके। लेकिन सुधार शासनता की
तक ही नहीं रुकने चाहिए। वक्फ बोर्ड के विश्वसनीय प्रशासन को भी राजस्व सृजन के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के किराए ढांचे को संशोधित करके वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वक्फ की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और इसके अलावा इन संपत्तियों से उत्पन्न लाभ को वक्फ संस्था के मूल उद्देश्य के अनुरूप मुस्लिम समुदाय की कल्याणकारी परियोजनाओं में फिर से निवेश किया जाना चाहिए। इन सुधारों को अपनाकर और जवाबदेही की मांग करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने और व्यापक समाज में योगदान देने के लिए अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय और हमारे देश में अच्छे कामों के लिए एक ताकत के रूप में अपनी क्षमता को मूर्त रूप दे। लेखक दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दीन सीन एवं चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष, इनका नाम है सैयद सलमान चिश्ती। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखते हैं कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि भैया जो अब अन्य धर्मों के लोगों को इसमें शामिल करने को लेकर, महिलाओं को शामिल करने को लेकर विवाद हो रहा है, कलेक्टर को जो शक्ति देने को लेकर बातें हो रही, जो आप देखिए हाईकोर्ट में चुनौती देने को लेकर बातें हो रही, उन सब का विरोध किया जा रहा है। भाग्य और पुरुषार्थ, ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ प्रदान किया है, किंतु उसे आवरण में छुपा कर रखा दिया है। उन सभी संपदाओं को मनुष्य पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर सकता है, अन्यथा सीप में मोती धरे रह जाते हैं, धरती के भीतर रतन दबे रह जाते हैं। पुरुषार्थ के बल पर भाग बदला जा सकता है, वहीं जीवन में केवल भाग पर आश्रय रहने की प्रवृत्ति मनुष्य को आलसी और कर्महीन बना देती है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है, कोई ईश्वर इच्छित वस्तु नहीं है। हम नित्य प्रति जो भी कर्म करते हैं उनका परिणाम ही भाग्य है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि एवं विवेक तथा मनन करने की योग्यता प्रदान की है, जिसका सदुपयोग करके पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो मनुष्य को बुद्धि और चेतना की क्या आवश्यकता थी। कल का किया हुआ कर्म आज हमारे लिए भाग्य या प्रारब्ध के रूप में उपस्थित होता है। श्रेष्ठ तथा निष्कृष्ट कर्म ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आती है। पुरुषार्थी कर्मयोगी मनुष्य की सहायता स्वयं ईश्वर करता है। प्रकृति स्वयं पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त करती है। शरीर, मन, आत्मा इन तीनों को नियंत्रित करके एक विशेष दिशा में पर्यटन पूर्वक चलना पड़ता है, तभी पुरुषार्थ कालांतर में फलित होकर भाग्य के रूप में परिणत होता है। भाग्य की कुंजी पुरुषार्थ रूपी कर्म के हाथ में है, और इस संसार में मनुष्य ने जितना भी भौतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उन्नति की है, उनके मूल में निरंतर पुरुषार्थ है। कर्म रूपी पथ पर जो मनुष्य सदैव सक्रियता से चलता रहता है, उसका भाग्य भी सक्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में मनुष्य को अपने जीवन पथ पर निरंतर, आप देखते हैं कि क्या निरंतर कर्मयोगी मन का जीवन को ऊर्जावान बनाने का संदेश दिया। जीवन में प्रत्येक क्षण मनुष्य अपने विचारों, कर्मों, आचरण, चरित्र के माध्यम से अपने भावी भाग्य का सृजन करता है। और अच्छा कॉलम लिखा जाता है। बताया करिएगा आप लोग भी क्या सोचते हैं आप लोग। इस सीमा पर सतर्कता। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और गोलाबारी किया जाना गंभीर मामला है। ये पड़ोसी हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी तब की है जब उसके सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के दौरान वहां एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। लगता है इससे ही बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी करके अपनी खींच मिटाई। यह स्वाभाविक है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। यह उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच फरवरी 2021 से संघर्ष विराम समझौते को नए सिरे से लागू किया गया था। इसके बाद से आमतौर पर इसका पालन हो रहा था, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है कि कई बार पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया है, और ऐसा आमतौर पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के उद्देश्य से किया गया अथवा उनके खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के अभियान को बाधित कराने के इरादे से। ध्यान रहे कि इन दिनों हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, और हाल ही में उनसे कठुआ के जंगलों में मुठभेड़ भी हुई। पाकिस्तानी सेना की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किस इरादे से किया गया, इसकी टोह लेने और सीमा पर सतर्कता बरतने के साथ ही इस पर भी विचार करना होगा कि सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर कैसे रोक लगे। चूंकि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही है, और इसलिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं, और वहां हालात पूरी तौर पर सामान्य करने में कठिनाई भी होती है।
खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकी कश्मीर के स्थान पर जम्मू संभाग में घुसपैठ कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इस इलाके से लगती पाकिस्तानी सीमा पर चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निस्संदेह आवश्यकता इस पर भी विचार करने की है कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर में आतंकियों के जो प्रशिक्षण शिविर चला रहा है उन्हें वह बंद करने के लिए कैसे बाध्य हो। जब तक आतंकियों के ये अड्डे चलते रहेंगे तब तक उनकी घुसपैठ भी होती रहेगी। पाकिस्तान भले ही दाने दाने का मुहताज हो और अराजकता अस्थिरता से जूझ रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर को अशांत करने की अपनी हरकतों का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण भारत के प्रति इसकी घृणा है। भारत सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी डॉन के जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में हथियार और नशीले पदार्थ भेजने में लगा हुआ है। ऐसे में सीमा पर केवल सतर्कता बरतना ही पर्याप्त नहीं है। राहत की बात, ये हिमाचल प्रदेश में सड़कों की यातायात का प्रमुख साधन है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब भी कई ग्रामीण क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित हैं। इससे लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पर सड़कों के निर्माण पर अधिक खर्च होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सड़क निर्माण के साथ ही यहाँ कई पुल भी बनाने पड़ते हैं। राज्य के लिए यह राहत की बात है कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सड़क सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 21 पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। लगभग 970 मीटर लंबाई के पुलों के निर्माण पर 140.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे राज्य सरकार को सिर्फ 10% खर्च वहन करना पड़ेगा, जबकि शेष केंद्र देगा। पुलों के निर्माण से हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी जैसे जिलों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुधार होने से जहां लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, वहां लोग उत्पाद को समय पर बाजार तक पहुंचा सकेंगे। इससे उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। केंद्र सरकार राज्यों को समय समय पर अलग अलग मदों पर आर्थिक सहायता कर रही है, और जब राज्य तथ्यों सहित अपना पक्ष मजबूती से केंद्र के समक्ष रखेगा तो अवश्य ही मदद मिलेगी। अब प्रदेश सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाए ताकि लोगों को जल्द सुविधा मिले। बच्चों को बचाने में मिलती सफलता। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएन के अनुसार भारत ने पिछले 2 दशकों में बाल मृत्यु दर में जबरदस्त गिरावट हासिल की है। ये उपलब्धि आप लोग बता सकते हैं जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। वर्ष 2000 से अब तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 70% से भी कम और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61% की गिरावट दर्ज की गई। यह उपलब्धि देश के निरंतर प्रयासों और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए रणनीतिक निवेश का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसमें आयुष्मान भारत योजना का प्रमुख योगदान है। आयुष्मान योजना के बारे में सुने हैं? ये कब आई थी और किस मंत्रालय के अंडर में आती है? ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें 5 लाख तक का जो बीमा कवरेज मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। 23 सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो इसमें आयुष्मान भारत योजना का क्या है? सबसे प्रमुख योगदान है। इससे न केवल इलाज के खर्चों में राहत दी, बल्कि समय पर चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर बच्चों और माताओं के जीवन में सुधार किया। सरकार ने मातृत्व प्रतीक्षा गृह, नवजात स्त्रीकरण इकाइयों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग जैसी सुविधाओं की स्थापना की है। सरकार की पहलों के रूप में इनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। और जिनसे पेशों संबंधी जटिलताओं में कमी आई हो और नवजात शिशुओं को समय पर उचित देखभाल मिल सकी। टीकाकरण अभियान को मजबूत करके देश ने विभिन्न संक्रामक रोगों से बच्चों को बचाने में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए खसरा टीकाकरण दर में तेजी से सुधार हुआ है, जिसके चलते आप देखिए खसरे से होने वाली मौतों में आप देखेंगे 97% की कमी आई है। कुपोषण, एनीमिया और आप देखिए पोषण की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन, एनीमिया मुक्त भारत अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों के तहत गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को संतुलित आहार, आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पोषण में आप देखते हैं कि सुधार से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है और संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सफलता को अनुकरणीय कहते हुए विश्व के अन्य निम्न आय वाले देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। नेपाल, सेनेगल, घना, बुरुंडी जैसे देश भारत की रणनीतियों से सीख लेकर अपने अपने स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर सकते हैं। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित नीतियों और निरंतर निवेश किया जाए तो किसी भी देश में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। कई क्षेत्रों में कुपोषण, गैर संस्थागत पेशा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानताएं बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। समय पर उपचार की उपलब्धता, स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और सही आप देखेंगे क्या
सही समय पर जांच की व्यवस्था अभी भी जरूरी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समय पूर्व जांच, स्वास्थ्य कर्मियों का नियमित प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता अभियानों का संचालन अनिवार्य है। यदि इन चुनौतियों का भी समाधान किया जाना चाहिए। देख रहे हैं लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये आप देखिए टिप्पणी रहती है, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं। इसका हम टेलीग्राम है ना जो, वहां इसकी पीडीएफ डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। बेलगाम छात्र राजनीति पर अंकुश का समय। ये आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष ने पिछले दिनों विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित जवाहर वाटिका के ताले हथौड़े से तोड़ दिए और रोकने वाले सुरक्षा कर्मियों को डराया धमकाया। इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में घुसकर वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किया और उनके इस व्यवहार से शिक्षा जगत खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय स्तब्ध और क्षुब्ध है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शिक्षक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सहित लगभग सभी शिक्षक संगठनों और हजारों छात्रों शिक्षकों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनकी ऐसी अराजकतापूर्ण और असभ्यतापूर्ण करतूतों की फेहरिस्त लंबी है। बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी होंगे, कहेंगे कि भैया मनमानी चल रही थी तो उनके, मैंने कहा ना कि देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी रहते हैं, इनके विरोध भी रहते हैं। सही क्या है वो जानकारी पूरी पढ़ने के बाद ही हम लोगों को मालूम चलती है। वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष शान बखाड़ने और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए स्टंटबाजी करते रहते हैं और उनकी रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत प्रसारित कराते हैं। ऐसा आचरण घोर आपत्तिजनक, निंदनीय और आछम है और आजकल नए युवा हैं वो तो ये देखने ही को मिलता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे अमर्यादित व्यवहार और हिंसक आचरण का गंभीर संज्ञान लेकर उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा यह बेलगाम होती प्रवृत्ति लाइलाज बीमारी बन सकती है और संबंधित दल को भी ऐसे अमर्यादित आचरण का संज्ञान लेना चाहिए। वस्तुतः 21वीं सदी आते आते मुख्यधारा की राजनीति में अपराधियों, धन पशुओं का वर्चस्व बढ़ने लगा है। छात्र संघ छात्र राजनीति भी इस बदलाव से अछूती नहीं रह गई है। आज छात्र राजनीति मुख्यधारा की राजनीति का शॉर्टकट रास्ता है, उससे घुसपैठ करने का प्लेटफॉर्म है। आज मुख्यधारा की राजनीति की जो भी बुराइयां हैं वे छात्र राजनीति में भी साफ दिखाई देती हैं, बल्कि मुख्यधारा की राजनीति का पूर्वाभ्यास रिहर्सल बन गई है। आज छात्र संघ चुनाव जीतने की अर्थात जाति धनबल बहुबल बन गया है। लालच और डर का खुला खेल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में होता है। नियमावली का उल्लंघन, लिंग दोहे नियमावली की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। न केवल कॉलेजों और दिल्ली विश्वविद्यालय की इमारतों को बल्कि दिल्ली भर की सरकारी सार्वजनिक इमारतों और संपत्ति की विरूपित किया जाता है। करोड़ों की संख्या में पंपलेट, पोस्टर, स्टिकर और आप देखते हैं कि होर्डिंग लगाए जाते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार अभियान की निकलता है। फार्म हाउस, क्लब, मल्टीप्लेक्स आदि की बुकिंग करके वहां पीने, खाने और नाचने गाने की पार्टियां आयोजित की जाती हैं। सभी छात्र संगठनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। जो प्रत्याशी या संगठन धनबल और बाहुबल का उपयोग नहीं करता उसके उपयोग में झिझकता है और उसे कमजोर मान लिया जाता है और पूरी चुनावी व्यवस्था इतनी दूषित हो चुकी है कि सही और सकारात्मक साधनों से लड़कर चुनाव जीतना लगभग असंभव है। इसके लिए केवल छात्र नेताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और आप देखिए उनके अलावा उनके संगठन, चुनाव तंत्र और मतदाता यानी छात्र समुदाय भी इस चतुर्दिक गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्याशियों की अकादमिक क्षमता, कला, भाषण कला, मुद्दों की समझ और सक्रियता के प्रति छात्रों मतदाताओं की उदासीनता को दुखद है। वास्तव में छात्र आज राजनीति नहीं कर रहे बल्कि अधिकांश मामलों में राजनेता छात्र का वेश धारण करके छात्र राजनीति की आड़ में दबंगई और गुंडागर्दी कर रहे हैं और एवं राजनीतिक करियर की जमीन तैयार करते दिखाई पड़ते हैं। जो छात्र ही नहीं है वे भला कैसी छात्र राजनीति करेंगे, इसे समझना आप देखिए कोई मुश्किल पहली नहीं है। बढ़ती गुंडागर्दी और हिंसा के कारण कई राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि इस बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लिंग दो नियमावली के उल्लंघन का गंभीर संज्ञान लिया था, लेकिन उसके द्वारा की गई कार्रवाई नाकाफी साबित हुई। कुछ वर्षों से देखने में यह भी आ रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुने हुए छात्र नेता शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मियों और अधिकारियों आदि के साथ अभद्रता और मारपीट तक करने लगे। विभिन्न कॉलेज छात्र संघ भी उनकी ऐसी करतूतों की नकल करते हैं। कोई भी छात्र संगठन इस दुष्ट प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। पिछले साल भी ऐसी ही कुछ घटनाएं वायरल हुई। हालांकि तत्कालीन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष दूसरे दल और समुदाय से थे
और आप देखिए, विश्वविद्यालय को गुंडों का चारागाह नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब छात्र नेता कैंपस में मनमानी करेंगे, हॉस्टल और गेस्ट हाउसों पर कब्जा करके चौथ लेवी वसूलेंगे। लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय को भी इस घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर भी निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है। छात्र संघ को मुख्य धारा की राजनीति की बुराइयों के पूर्वाभास का मंच, प्लेटफॉर्म नहीं बनने देना चाहिए। अगर हमें निरंतर बढ़ती ऐसी घटनाओं और कुप्रवृत्तियों पर ये आप देखते हैं कि अंकुश नहीं लगाएंगे तो इस अपराध के सहभागी माने जाएंगे। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, लिवरपूल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विदेशी संस्थानों में छात्र संघ की अत्यंत सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका होती है। और वे पठन पाठन, सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियों और आप देखेंगे गतिविधियों एवं कैंपस की बेहतरी के लिए समर्पित व सक्रिय सच्चे छात्र प्रतिनिधि होते हैं। ऐसा आप देखते हैं कि क्या ऐसा अन्य तमाम विदेशी विश्वविद्यालयों में भी सुनाई दिखाई पड़ता है। संस्थानिक आप देखते हैं कि हितों के लिए समर्पित ऐसे कर्तव्यनिष्ठ छात्र प्रतिनिधि ही लोकतंत्र को स्वस्थ एवं परिपक्व बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। राजनीति में करियर बनाने की चाह में छात्र राजनीति को दूषित करने वाले विश्वविद्यालयों के छात्र नेता अपनी आकांक्षाओं के साथ साथ मुख्यधारा की राजनीति में भी क्यों फेल हो रहे हैं, और उन्हें इस विषय पर आत्ममंथन करना चाहिए। इस किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है? ये प्रोफेसर रसाल सिंह है, प्राचार्य रामानुजन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब ये तो आप देखते हैं कि अपने हिसाब से आर्टिकल लिखेंगे, ये सब जानते हैं आप लोग। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए अपनी। छात्र संघों की ऐतिहासिक भूमिका। लोकतंत्र में छात्र संघों और छात्र नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छात्र संघ युवा मन का सकारात्मक संगठित और साकार रूप है। वे युवाओं की शक्ति, ऊर्जा के अभिव्यक्ति और मान्य प्रतिनिधि रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन, राम मंदिर निर्माण आंदोलन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा चलाए गए आंदोलन, आरक्षण संबंधी सामाजिक न्याय आंदोलन, श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराने संबंधी तिरंगा आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना लोकपाल आंदोलन तक सभी बड़े समाज सत्ता प्रतिष्ठान बदलते संबंधी आंदोलनों में छात्रों और छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि आपातकाल विरोधी आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, डूसू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अग्रणी भूमिका थी। अरुण जेटली, विजय गोयल, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, देवी प्रसाद त्रिपाठी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद आदि तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई और लंबे संघर्ष के बाद देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। यह वह दौर था जब छात्र व्यवस्था में सुधार या बदलाव की सकारात्मक राजनीति करते थे। वे व्यक्तिगत स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं से परे जाकर सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों और छात्र हित के लिए त्याग व समर्पण के साथ काम करते थे। वे अपने सपने देखने वाले जुनूनी लोग थे। वे कैरियरिस्ट नहीं थे। राजनीति उनके लिए कैरियर नहीं था। वे कॉमन स्टूडेंट में से निकले हुए असाधारण प्रतिभा वाले, मेहनती और जुझारू लोग थे। इसलिए उनका छात्रों पर प्रभाव होता था। छात्र उनके आह्वान पर उनकी एक आवाज पर जुड़ते और जुटते थे। निश्चित ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुत अधिक महत्व होता है। सच्चे प्रतिनिधि व्यवस्था के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं और असुविधाजनक सवाल भी उठाते हैं, मगर कानून को अपने हाथ में लेने या गैर कानूनी और हिंसात्मक हथकंडों का ये प्रयास उनकी नैतिक आभा को धूमिल करता है। इसलिए साधन और साध्य की पवित्रता में संतुलन बनाते हुए छात्रों के अधिकार के लिए आप देखते हैं कि क्या अधिकार के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था का विरोध भी किया जाना चाहिए। ज्ञापन, संवाद, धरना प्रदर्शन, अनशन, बहिष्कार, सविनय, असहयोग, अयोग्य आदि जैसे बहुत से तरीके हैं जिनसे अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा सकती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है, पहचान बनाई जा सकती है और व्यवस्था विरोध की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। लेकिन इन साधनों को अपनाने के लिए समझदारी, धैर्य और आत्मबल चाहिए। ये तीनों ही गुण वर्तमान समाज से लुप्त प्राय हैं। छात्रों समुदायों में भी इसका अभाव नहीं है। वर्तमान में छात्र राजनीति को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने की आवश्यकता है। उन कारणों और साधनों को भी समझना जरूरी है जिनकी वजह से कोई आंदोलन गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बनता है। जिस तरह मुख्यधारा की राजनीति रेवड़ी संस्कृति और रॉबिन हुडवाद की शिकार हो रही है, छात्र राजनीति को उनकी नकल करने से बचते हुए पॉपुलिस्ट मुद्दों को अपना लक्ष्य न बनाते हुए संस्थान हित व छात्र हित के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पॉपुलिज्म और शॉर्टकट जितने आकर्षक दिखते हैं उससे कहीं अधिक अनर्थकारी होते हैं। प्रोफेसर रसाल ही लिख रहे हैं इसे भी।
चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। आसान नहीं है धार्मिक नगरों में शराबबंदी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लगाई गई ना, शराबबंदी की गई ना, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए आप लोग कुछ। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ऐसे 19 शहरों गांवों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जो धार्मिक आस्था के केंद्र माने जाते हैं। 1 अप्रैल से उज्जैन, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, कुंडलपुर, बंदीपुर और बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा में शराब दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की कैबिनेट ने 24 जनवरी को महेश्वर में हुई विशेष बैठक में इसका फैसला किया था। धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा के साथ उज्जैन के काल भैरव मंदिर की परंपरा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहां काल भैरव को शराब का भोग लगता है। यह मामला चर्चा में आया तो सरकार ने व्यवस्था की कि इस परंपरा पर रोक नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि काल भैरव में शराब चढ़ाने की परंपरा चलती रहेगी। श्रद्धालु भोग लगाने के लिए या आप देखिए क्या, नगर सीमा के बाहर की दुकानों से शराब लाकर काल भैरव को भोग लगा सकते हैं। इस वैकल्पिक व्यवस्था ने शराबबंदी की पूरी योजना की सीमा बता दी है। माना जा रहा है कि काल भैरव को भोग चढ़ाने के बहाने उज्जैन में शराब का कालाबाजारी भी बढ़ सकता है और इसका उदाहरण 1 अप्रैल को ही काल भैरव मंदिर में परिसर में दिख गया। यहाँ दर्शन पूजन को पहुंचे आसपास के लोग जो तो शराबबंदी से परिचित थे, इसलिए भोग के लिए मदरा साथ लाए थे। लेकिन बिहार, बंगाल और गुजरात से आने वाले कई श्रद्धालुओं को यहाँ आकर पता चला कि अब मंदिर के बाहर की शराब दुकानें बंद कर दी गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रसाद की आड़ में कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यह कार्रवाई कैसे होगी और यह तय करना आसान नहीं है। शराबबंदी वाले राज्यों, खासकर बिहार में जो स्थिति है उसकी चर्चा यहाँ के प्रशासन तक भी पहुंची है और बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। तब से 5 लाख से अधिक लोग शराब पीने के अपराध में जेल जा चुके हैं। वहाँ कोई ऐसा शहर गांव नहीं है जहां अवैध ढंग से शराब मिल ना रही हो। अब तो आप देखते हैं, कहते हैं कि होम घर में पहुंचती है, इस तरह की व्यवस्था हो गई है, होम डिलीवरी अवैध तरीके से। नकली शराब का निर्माण, दूसरे प्रदेशों से शराब की तस्करी रोज की बात है। नकली शराब की वजह से 280 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग अंधे हो गए हैं। तस्करी के बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं। एक बड़ा वर्ग इस धंधे में उतरा हुआ है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन शराब की आदतें ज्यादातर लोगों का जीवन अदालतों और जल चक्कर लगाते बीत रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों में बहुत से लोग रोज बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर शराब पीते हैं। यह स्थिति शराबबंदी का उद्देश्य तो पूरा करती नहीं दिखती। विशेषज्ञों का कहना है कि शराब पीने की आदतें लोगों को इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए किए बिना पूर्ण शराबबंदी का फैसला केवल प्रचारात्मक या भावनात्मक है और इससे शराब की बुराइयां दिखाने का माहौल जरूर बनता है। लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्याय प्रशासन के लिए चुनौती साबित होती है कि शराब पीने के आदी लोगों को जब उनके शहर की दुकान पर शराब नहीं मिलेगी तो वे दूसरे शहरों में इसे खरीद कर लाएंगे। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों पर इसका कोई विशेष असर नहीं दिखेगा, लेकिन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह वित्तीय भार बढ़ाने वाला होगा। अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से अवैध कारोबारी दूसरे शहर से शराब लाने लगे तो पुलिस शराब पीकर आ रहे लोगों से अवैध वसूली शुरू करने लगे तो यह नई मुसीबत हो जाएगी। ऐसे में फैसला इस वर्ग को एक नई मुसीबत में डाल सकता है। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सरकार बनाने के बाद इस काम के लिए 2 समितियां बनी। बिहार और गुजरात जैसे पूर्ण शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन करने के बाद उनका निष्कर्ष था कि पूर्ण शराबबंदी आत्मघाती हो सकता है और जब तक नशे की आदत लोगों के इलाज का पूरा तंत्र विकसित नहीं कर लिया जाता तब तक पूर्ण शराबबंदी नागरिकों को नई मुसीबत में डालने वाली होगी। और इस रिपोर्ट के बाद वहां की सरकार ने शराबबंदी का फैसला टाल दिया था। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने शराबबंदी पर जोर दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके सुर भी बदले हुए। जाहिर सी बात है कि शराबबंदी से पहले राज्य को अपनी व्यवस्था ठीक करनी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना होगा, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा और सबसे बढ़कर जनता को व्यसन मुक्त के लिए प्रेरित कर ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे पूर्ण शराबबंदी या नशाबंदी का अभियान जन अभियान बन जाए। एक और बात है, आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा सरकारों की कमाई भी होती है इसी से। किससे? शराब से। पता है आपको? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। सेवा विस्तार में उत्कृष्टता उपयुक्तता, ये राजनीति की बातें और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना कहा कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।